हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टोन एज। ये वन शॉट क्लास रहेगी। इसके अंदर हम पूरे कंसेप्ट जो स्टोन एज से हैं वो पढ़ेंगे और इसके बाद में अपन अलग अलग एग्जाम के अंदर आए हुए एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे जितना कंटेंट अपन ने पढ़ा है, जितनी क्लास के अंदर पूरा हमने पढ़ा है, वो रिवाइज एक साथ हो जाएगा। और स्टोन एज के अंदर जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पैलियोलिथिक होता है, मीजोलिथिक होता है, नियोलिथिक होता है। अगर अपन हिंदी में बात करें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो होता है, वो सारी चीजें इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या डिफेंस के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंटर के अंदर जिस भी एग्जाम के अंदर स्टोन एज आता है, वो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी अपन अपन जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्टोन एज पढ़ रहे हैं, तो उसकी रूपरेखा बांध लेते हैं कि किस हिसाब से स्टोन एज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो हिस्ट्री तीन भागों में आपको पता है डिवाइड होता है। एक का नाम है एंशियंट और दूसरी का नाम है मिडाइवल और तीसरी का नाम है मॉडर्न। तीन पार्ट में अपन ब्रेक करके हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ये क्लासेस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी, जैसे कि अगले ही पेज के अंदर आपको हिंदी में भी समझा दिया जाएगा। तो डोंट वरी कि इंग्लिश मीडियम की क्लास है, दोनों मीडियम के जो बालक हैं वो देख सकते हैं इसको। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंफॉर्मेशन से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लीजिए। टाइम पीरियड जो है वो फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 7th सेंचुरी एडी। अब ये एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है वो आगे अपन पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो उस पुराने समय से लेकर 7th एडी तक का टाइम पीरियड देती है, 7th सेंचुरी एडी का। मिडाइवल की बात करते हैं तो मिडाइवल लगभग 8th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होती है और 18वीं सेंचुरी एडी तक खत्म होती है, यानी 1700 से लेकर 1800 एडी की बात करते हैं। और ये वही पीरियड है जिस टाइम पे इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी मुस्लिम के जो भी इन्वेजन होते हैं, आक्रमण जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम 18th सेंचुरी एडी मतलब 18वीं शताब्दी से लेकर और अपन वो पीरियड तक देखते हैं जहां तक ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये आपको बता दिया इतिहास के बारे में कि प्राचीन इतिहास जो है वो 7वीं शताब्दी तक होता है, फिर 8वीं से लेकर 17वीं से 18वीं तक मध्यकालीन आता है, और आधुनिक की बात करें तो 18वीं से लेकर अब तक का जितना टाइम पीरियड है वह आधुनिक में आता है। अब आपने एक नाम सुना होगा, पुरातत्व या आर्कियोलॉजी, और एक होता है हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजी जो है इसके अंदर आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो रिटन एविडेंस होते हैं, जैसे हमने बात सुनी थी कि हड़प्पा के अंदर आपने थोड़ा नॉर्मल पढ़ रखा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक धोलावीरा नाम की जगह थी और वहां पर एक बोर्ड मिला था जिसके अंदर 10 अक्षर बने हुए थे। वो अब तक अपन पढ़ नहीं पाए हैं। वो साक्ष्य अपन को मिल तो गए लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन उससे पहले अगर अपन पत्थर की बात करें, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो काफी दिन बाद आई थी, पहले तो पत्थर युग चल रहा था, तो वहां पर तो लिखने का कोई तामझाम ही नहीं था, सिस्टम ही नहीं था। तो फिर वो लिखित साक्ष्य वहां मिले ही नहीं। तो लिखित साक्ष्य मिले नहीं तो अपने को पता कैसे चला कि स्टोन एज था वहां पे? वो खुदाई से पता चला, उनके कुछ कंकाल मिले, जैसे एग्जीवेशन जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू पता चलता है। और हिस्ट्री का मोटा मोटी मतलब ये होता है कि आपको लिखित साक्ष्य मिलने जरूरी है। यानी स्टोन एज जो है वो पाषाण युग जो है वो एक आर्कियोलॉजी का पार्ट है, पुरातत्व का भाग है। चलिए, अब आर्कियोलॉजी के अंदर जैसे हमने बताया कि एग्जीवेशन से यानी खुदाई से पता चला है, यहाँ पर कोई रिटन टेक्स्ट नहीं देखने को मिला है। आर्कियोलॉजी को अगर अपन ब्रेक करें, तोड़ें, तो तीन भागों में ही टूटेगा। एक तो आएगा स्टोन एज। स्टोन एज जहां पर सभी जितने भी टूल्स होते थे वो स्टोन के थ्रू बनते थे। फिर हमने कॉपर एज पढ़ेंगे, जैसे कि जिसके अंदर कॉपर का यूज होता है। आपने राजस्थान में नाम सुना होगा, एक खेतड़ी नाम का जिला है, खेतड़ी नाम की जगह है जो कि झुंझुनू जिले के अंदर आती है, वहां पर कॉपर की माइनिंग होती है। और फिर आता है ब्रोंज एज। ब्रोंज एज को अपन हड़प्पा एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता आ जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, ये ब्रोंज एज है। और यहाँ पर ब्रोंज का यूज होता है, ब्रोंज यानी कांसे का प्रयोग होता है। कांसा किससे मिलता है? तो आपको पता है कि कॉपर को जब अपन टिन के साथ मिलाते हैं, कॉपर और एसएन को जब मिला दिया जाता है तो यहाँ पर ब्रोंज बन जाता है। अब आप बोलोगे कि कॉपर कहाँ से आता था, तो हमने बात की कि कॉपर जो है वो राजस्थान से आता था एक तो, और एक राजस्थान में तो खेतड़ी से आता था, एक मध्य प्रदेश में मलजखंड नाम की जगह थी, वहां से ये आता था, यानी तांबा।
और ये जब बात करें टिन, जिसको एसएन से हम दर्शाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो टिन की बात करें तो टिन कहां से आता? टिन आता था अफगानिस्तान से। टिन जो है वो अफगानिस्तान से आया करता था। इन दोनों को मिलाकर कांसा बनता था। अब हम बात करते हैं कि स्टोन एज जो पत्थर युग था और जो कांसा युग था, इसके अंदर हमें इसको हम मिलाकर प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। ये प्री हिस्टोरिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एविडेंस देखने को ही नहीं मिले। और ब्रॉन्ज एज को अपन प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। कारण ये है क्योंकि रिटर्न एविडेंस तो मिले थे लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, अभी वो लैंग्वेज क्रैक नहीं कर पाए। जैसे हम रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग सीखते हैं, एक अजीब सी लैंग्वेज को अपन एक सरल भाषा में बदलते हैं, वो हम अभी तक बदल नहीं पाए। और हमने ये भी बात की कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रिटर्न टेक्स्ट। हिंदी वालों के लिए अगर हम बात करें तो पाषाण युग और ताम्र युग को मिलाकर प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, जहां पर लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलेंगे। कांस्य युग को आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन अपठनीय अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। और कांसा युग को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा काल भी बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ब्रेक करते हैं स्टोन एज के बारे में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पत्थर युग या स्टोन एज की बात करते हैं, तो इसको अपन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये स्टोन एज पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक के अंदर ब्रेक की जाती है। ब्रेक की जाती है टाइम के आधार पर और इसके साथ साथ में स्टोन यानी पत्थर के प्रयोग के आधार पर। आपको पता है जब पृथ्वी बनी थी लगभग 4.54 अरब साल पहले, यानी 4.54 अरब साल या 4.54 बिलियन ईयर अगो जब पृथ्वी बनी थी, तो पत्थर जो थे ना वो बहुत बड़े बड़े आकार के थे। लेकिन जैसे मान लीजिए उस पत्थर का उसे औजार बनाना है, यूज करना, तो पत्थर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अलग अलग पत्थरों का, अलग अलग स्टोन का किस टाइप से यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, उस आधार पर इन्होंने क्या किया था? टाइम को अपन ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पैलियोलिथिक की बात करें तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो पैलियोलिथिक में आता है। मीजोलिथिक है वो 10,000 से लेकर 7,000 तक का टाइम है। और नियोलिथिक जो है वो 7,000 से लेकर 1,000 का टाइम पीरियड है। और ये सब कुछ बीसी के अंदर चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट के अंदर चल रहा है। ये क्या होता है अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एसएससी एग्जाम आपको याद रखना है कि अभी एसएससी ने रिसेंट एक एग्जाम लिया था, उसके अंदर इसने मीजोलिथिक का जो टाइम है वो 12,000 से 10,000 माना था। तो अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हो तो आपको थोड़ा सा टाइम पड़ा होना चाहिए कि 12,000 से 10,000 के बीच का टाइम पीरियड जो था वो मीजोलिथिक है। देखो हमें रिजिड नहीं होना है, हमें दृढ़ नहीं होना है कि यही टाइम पीरियड। आपको अगर पेपर के अंदर आसपास देखने को मिलता है तो आप इसे उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये चीजें हमने ही की है, इसका पीछे कोई फैक्ट नहीं है। बस हमने अपनी आसानी के लिए कि पैलियोलिथिक को टाइम दे दिया, मीजोलिथिक को टाइम दे दिया, नियोलिथिक को टाइम दे दिया, जिससे अपन आराम से इसे पढ़ पाए, तो इस हिसाब से इसे ब्रेक किया गया है। एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से थोड़ा सा आप ऊपर नीचे अगर 1,000-2,000 साल हो तो कर सकते हैं। हम बात करते हैं ये एडीबीसी क्या है। जैसे पाषाण काल को हमने 3 भागों में ब्रेक किया, जैसे पैलियोलिथिक को पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक को मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक को नव पाषाण काल ब्रेक किया है। और हमने बात की थी कि मध्य पाषाण काल को एसएससी अगर पूछा जाए तो 12,000 से लेकर 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं, टाइमलाइन है क्या, ये बीसी एडी है क्या। तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिसका नाम था जीसस क्राइस्ट, इसे सन ऑफ गॉड भी बोला जाता है, यानी भगवान का बेटा भी इन्हें बोला जाता है। इनके जन्म के बाद का जो भी टाइम पीरियड आया उसको तो हमने बोला था एडी, यानी आफ्टर इनके जन्म को 0 साल मान लिया। इनके जन्म को हमने 0 साल मान लिया और उसके बाद जितने भी आए साल उनको हमने एडी से रिप्रेजेंट किया या सीई से रिप्रेजेंट किया। जैसे हम आजकल ईस्वी यूज करते हैं, जैसे हम अभी कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अब 21वीं शताब्दी जी रहे हैं तो 21 एडी लिख सकते हो आप या 21 सीई लिख सकते हो। अब 21वीं शताब्दी में तो जी रहे हैं, लेकिन आज अगर हम बात करें अब की तो 2025 चल रहा है। 2025 किस किस के बीच आता है बताओ? तो आपने बोला 2000 से लेकर 2100 के बीच में आता है, यानी 21 एडी का मतलब क्या हो गया? 2000 से लेकर 2100 के बीच, यानी एडी का मतलब एनो डोमिनी और सी का मतलब बोलेंगे तो कॉमन एरा। और इससे पहले की बात करेंगे, उनके जन्म से पहले की बात करेंगे तो हम इसे बोलते हैं बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। जैसे कि हमने बात की यहां पर, थोड़ा सा आप आराम से इसे समझिए कि सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। अगर हमें बोला गया 8th सेंचुरी बीसी यानी ईसा पूर्व की बात करता है, तो हमें पता है कि जैसे देखिए अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, फिर 200 साल आएगा, फिर 300 साल आएगा, और ऐसे आता आता आज अपन 2025 के अंदर चल रहे हैं। अगर पीछे की तरफ जाओगे तो 100 तो आएगा ही,
जैसे कि हमने गणित के अंदर पढ़ा था कि पीछे चलने पे माइनस शुरू हो जाता है, उस माइनस को ये बीसी दर्शाने की कोशिश करता है, 100, 200, 300। तो जब हम 8th सेंचुरी बीसी की बात करेंगे तो आप मान लीजिए यहाँ पर 800 लिखा हुआ है और यहाँ पर 700 लिखा हुआ है, तो इसके बीच का जो टाइम होता है वो किसके अंदर आता है, 8वीं सेंचुरी के अंदर आता है, 8वीं ईसा पूर्व के अंदर आता है, यानी 800 से लेकर 700। लेकिन अगर हमने 3rd सेंचुरी एडी की बात करी, यानी अब 0 साल से आगे की तरफ बढ़े, इसका मतलब हम 200 से 300 के बीच में बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने बात की कि जो अर्थ है वो 4.54 भी आप लिख सकते हैं बिलियन ईयर ओल्ड है, यानी इतनी पुरानी पृथ्वी हमारी बनी हुई है। और जो पृथ्वी है उसका जो निर्माण है वो 4 स्टेज के अंदर हुआ है, और जो चौथी स्टेज है उसे हम क्वार्टनरी स्टेज बोलते हैं, उसे हम क्वार्टनरी स्टेज के नाम से जानते हैं। और क्वार्टनरी स्टेज भी 2 भागों में विभाजित है। ये 2 विभाग कौन कौन से हैं, 2 भाग हैं। पहला है प्लेलियोस्टोटेन और दूसरा है होलोसेन। ये प्लेलियोस्टेन क्या है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बर्फ है। आपको पता है जब पृथ्वी बनी थी तब अपने पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ थी। धीरे धीरे प्रकाश की उपस्थिति के कारण बहुत सारी चीजों का अफेक्ट होने के बाद पर्यावरण में अलग अलग चीजों का इंटरफेरेंस होने के कारण वो बर्फ पिघलती हुई चली गई। जैसे आज के दिन आपको पता है कुछ देश डूबने के कगार पे, क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन बहुत सारी चीजें होने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण पानी का स्तर जो है, समुद्र का जो स्तर है पानी का, वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आइस एज, प्लेलियोस्टेन एज कौन सी एज है जहां पर आइस आती है बहुत ज्यादा। और होलोसेन के अंदर क्या होता है, आइस एज जैसे खत्म हो जाता है, जब बर्फ पिघलना धीरे धीरे स्टार्ट होती है, उसे अपन होलोसेन एरा बोलते हैं। यानी पैलियोलिथिक ह्यूमंस जो है वो यहाँ रहा करते थे। जो पुराने पूरा पाषाण काल की बात की थी, पैलियोलिथिक वाले लोगों की बात की थी, वो आइस एज में रहा करते थे। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी, होमोसेपियंस वगैरह का आगमन हो चुका था। अब एक आपने नाम सुना होगा, फ्लैग टेक्नोलॉजी क्या है। इट इज ए स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग ए स्टोन कोर टू रिमूव फ्लैग। जैसे आपने बड़े बड़े पत्थर देखे होंगे, अब इन बड़े बड़े पत्थर जो है इनको तोड़कर, इनको घिस कर, इनकी बढ़िया सी एक तरीके से मान लीजिए कोर को अच्छे से बनाकर इसको एकदम धार धार बना लिया गया, ताकि जैसे मान लीजिए वो शिकार करते थे उस टाइम पे, खाना तो खेती तो करते नहीं थे, पूरा पाषाण काल के लोग की बात करें तो खाने के लिए या तो पेड़ों पौधों पे निर्भर रहा करते थे, कोई फल फ्रूट खा लिया, या वो जानवर को मार के खाते थे। तो जानवर को मारने के लिए और जानवर को मारने के बाद भी उसे खाने के लिए चीर फाड़ करनी पड़ती थी उसके जानवर के शरीर की। तो वो अगर उनके पास नुकीले पत्थर होंगे, धारदार पत्थर होंगे, तो आराम से वो कर सकते थे। कारण ये था क्योंकि उस टाइम पे लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, ना ही कॉपर एज आया था, तांबा नहीं आया था, कांसा नहीं आया था। उसके पहले की हम बात करें तो वहां पर कोई धातु थी नहीं, और जब धातु नहीं होगी तो इसे चीर फाड़ करने के लिए हमें पत्थरों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसको इस हिसाब से उन्होंने बना लिया ताकि आराम से वो उनके शरीर को काट सके। अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात करें तो आपने सुना होगा कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें होती है। पहली वाली को हम क्रस्ट बोलते हैं, दूसरी वाली को मेंटल बोलते हैं, और तीसरी वाली को कोर बोलते हैं। क्रस्ट की बात करें तो ये किससे बनी होती है, सियाल से बनी होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। मेंटल की बात करें तो सीमा से बनी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है। और कोर की बात करें तो निफे से बनी होती है, मतलब निकल और फेरस से बनी होती है। ठीक है। अब अगर हिंदी के अंदर बात करें तो पहली ऊपर वाले को भूपर पट्टी बोलते हैं, दूसरी वाली को मेंटल बोलते हैं, और तीसरी वाली को कोर बोलते हैं। जैसे कि 4.54 अरब साल पुरानी पृथ्वी अपनी है, और 4th स्टेज को चतुर्थार्थिक अवस्था बोलते हैं, जिसमें पैलियोस्टीन जो है उसके अंदर हिम युग आता है, और दूसरी होती है होलोसीन। देखिए ध्यान से देखोगे तो ये पत्थर जो है इनको घिस घिस कर एकदम धार धार बना लिया गया है, ताकि किसी भी चीज को आराम से वो जब ब्रेक करें, कोई चीज को तोड़ें, तो आराम से ये हो सके, ये संभव हो सके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पैलियोलिथिक जो है, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम पाषाण काल जो है वो उसमें 3 भागों में हमने तोड़ा था, जिसके अंदर एक तो था पैलियोलिथिक। अब हम सबसे पहले पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, यानी 5 लाख से 10,000 साल के बीच में क्या हुआ वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम नव मध्य पाषाण काल या 10,000 से 7,000 मीजोलिथिक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नियोलिथिक पढ़ेंगे, और वो स्थान भी पढ़ेंगे जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो पैलियोलिथिक से स्टार्ट करते हैं। पैलियोलिथिक का मतलब होगा, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, इसको हम ब्रेक करें, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ये रिसेंट एक एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था कि पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। और यहाँ पर जो पत्थर हुआ करते थे पुराने टाइम में थोड़े से बड़े थे, यानी स्लाइटली बिगर स्टोन थे। तो अगर अब पैलियोलिथिक को भी 3 भागों में तोड़ा गया है, लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक,
फिर मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। इसको ब्रेक करने के पीछे का कारण देखिए, ये लगभग 5 लाख से लेकर 50,000 तक का टाइम पीरियड है। बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, या हम बात करें तो बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व की बात करें तो इसके अंदर आइस एज आपको पता ही था। मिडिल वाले के अंदर 50,000 से 40,000 के बीच में ब्रेक करते हैं। ये फ्लैग टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गया। फ्लैग टेक्नोलॉजी आई होप आप समझ गए होंगे कि धारदार पत्थर बनाने का मिडिल पैलियोलिथिक में हुआ था। और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था इन लोगों का, यानी जो धंधा था, बिजनेस था, वो क्या करते थे, शिकार करते थे और फूड को गैदरिंग करते थे, फूड इकट्ठा करते थे। और अगर अपन अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो लगभग जो टाइम पीरियड रहा है वो 40,000 से लेकर 10,000 तक का है। और यहाँ पर ये लास्ट फेज रहा था पेलियोस्टीन का। ये पेलियोस्टीन क्या बताया था आपको, आइस एज की बात की थी, यानी अब धीरे धीरे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी और इसी के अंदर आपको होमोसेपियंस देखने को मिलेंगे। हमने बात की थी कि होमोसेपियंस जो है वो अपन जैसे इंसान जो है वो एक होमोसेपियंस से बना हुआ है। तो होमोसेपियंस या जिसे अपन मॉडर्न मैन के नाम से जानते हैं वो अपर पैलियोलिथिक में था, मतलब लगभग 40,000 से 10,000 जब साल पीछे चल रहे थे तब की बात कर रहे हैं। फेमस जो साइट है, जगह जहां पे फेमस जगह देखने को मिली है इसके अंदर, एक तो भीमबेटका देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है। एक इनाम गांव और नेवादा देखने को मिलेगा जो कि महाराष्ट्र की जगह है। यहाँ पर एक्चुअल में होमोसेपियंस देखे गए हैं। और एक डीडवाना नाम की जगह देखने को मिलेगी जो आप जानते हैं राजस्थान के अंदर है। और यहाँ पर फ्लिंट स्टोन का यूज हुआ है, मतलब धारदार पत्थर का यूज हुआ है, फ्लिंट का हुआ है। ठीक है, अब कुछ हम साइट देख लेते हैं। साइट का मतलब जो स्टार्टिंग की अगर लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक की बात करें, महत्वपूर्ण स्थान देख लेते हैं जहां पर ये देखने को मिली थी। तो एक तो आ गया सोन वैली जो पंजाब के अंदर है, फिर आता है बेलन वैली जो कि यूपी के अंदर पड़ती है, फिर डीडवाना की बात कर लेते हैं जो कि राजस्थान के अंदर है, फिर नेवासा की बात कर लेते हैं जो महाराष्ट्र के नाम की जगह है, हुसंगई की बात कर लेते हैं ये कर्नाटका की जगह है, पहलगाम जो कि आप सबसे विवादित रहा हुआ एरिया है कश्मीर के अंदर है, और एक पाटने जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ये पाटने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शतरमुख के जो अंडे हैं, ऑस्ट्रिच जो एग्स हैं, वो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिले थे। इसको याद रखने की अगर आप ट्रिक याद करो तो याद रखने की ट्रिक आप ये याद कर सकते हो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये बताइए कि जैसे स्टार्टिंग के अंदर ये पैलियोलिथिक कब की बात है, जब लगभग आदमी मनुष्य का उत्पन्न हुआ था, मतलब मनुष्य का निर्माण हुआ था। निर्माण करने का मतलब ये हो गया कि होमोसेपियंस की प्रजातियां आनी शुरू होती, उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो जब अगर नॉर्मली बात करें तो बचपन में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मतलब एकदम स्टार्टिंग एज की बात करते हैं, तो उसके पास में शब्द नहीं होते हैं, वो इशारों से उनकी लोगों की कही हुई बातों से समझता है, यानी शब्द नहीं होते हैं। और जब बच्चा छोटी एज के अंदर होता है, जैसे आप भी जब छोटे थे या फिर मैं भी अपनी एज के अंदर छोटा था, तो जब कोई पास में गाड़ी जाती थी, कोई छोटा मोटा साधन जाता था, तो अपन अपने आराम से बैठकर पी 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 वगैरह करते थे। तो इसको याद रखने की ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो कि शब्द नहीं है, SBD शब्द नहीं है का मतलब NH, PP शब्द नहीं है, PP। S का मतलब सोहन वैली जो कि पंजाब के अंदर है, B का मतलब बैलन वैली जो कि यूपी के अंदर है, डी का मतलब डीडवाना जो कि राजस्थान के अंदर है, एन का मतलब नेवासा जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, एच का मतलब हुसंगई जो कि कर्नाटका के अंदर है, पी का मतलब पहलगाम जो कि कश्मीर के अंदर है, फिर दोबारा पी का मतलब पाटने जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने की, शत्रुमुख के अंडे सबसे पहले यहां देखने को मिले थे। आई होप आपको बच्चे से ये ट्रिक याद रही होगी, शब्द नहीं है पीपी। चलिए अब हिंदी वीडियो वालों के लिए सेम चीज की, पूर्व पाषाण काल 5 लाख से 50,000 के बीच, मध्य पाषाण काल 50,000 से 40,000 के बीच, और उत्तर पाषाण काल जो है वो 40,000 से 10,000 के बीच। और ये पैलियोस्टीन का अंतिम चरण रहा हुआ है और यहाँ पर होमोसेपियंस देखने को मिले हैं। और पूरा पाषाण को ब्रेक करते हैं तो पुराना पूरा का मतलब पुराना और पाषाण का मतलब हो गया। इस टाइप का आपको शत्रुमुख देखने को मिलता है। आई होप आपने देखा भी होगा, बहुत तेज भागता है ये। और ये आपको साइट बता दी जिसके अंदर सोहन वैली, बेलन घाटी, डिडवाना, नेवासा, हुसंगई या हुंसी, पहलगाम और पाटने। और पाटने क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शत्रुमुख के अंडे आपको सबसे पहले यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़े। तो ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो भीमबेटका की हमने बात की थी, जो कि कहां थी, भीमबेटका जो है वो ढूंढी थी VS वांकणकर ने। ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी पुरातत्व विभाग के मतलब व्यक्ति थे जिन्होंने डिस्कवर किया था भीमबेटका रॉक केव, जो 1957 के अंदर ढूंढा था। और ये ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये
आपको कुछ चीजें दिख रही होगी, यहाँ पर कुछ पेंटिंग दिख रही होंगी। एक इंसान है किसी जानवर के ऊपर बैठा हुआ है और उसने हाथ के अंदर क्या ले रखा है, एक धारदार हथियार सा ले रखा है, शायद हो सकता है वो लकड़ी हो या कुछ और चीज हो। उसके बाद में आपने इस इंसान को यहाँ पर भी कुछ देख रहे हैं, लगभग चीजें जानवरों की तस्वीरें, मनुष्य की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। ये उन्होंने जब ये रोक के अंदर, जब ये केव के अंदर, गुफा के अंदर गए इंसान, तो इस टाइप की इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई थी, इस टाइप के इन्होंने चित्र बनाए थे। अच्छा एक बात बताइए, एक चित्र का अपन कब बना पाते हैं, जब हमने इसको कहीं पहले देख रखा होता है, यानी वो इन चीजों को जानते थे, आसपास की चीजों को देखकर ही बनाया होगा। तो वीएस वांगड़कर ने भीमबेटका केव को ढूंढा था 1957 के अंदर, और ये ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग इंडिया की बन गई थी। अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से कि होमो सेपियंस तो बहुत बाद में आए हैं, इसको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आप ध्यान से देखिएगा। हम्म, बिल्कुल, ये रहा, आप इसको ध्यान से देखिए। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि होमो सेपियंस जो है वो बहुत बाद में आए हैं। उससे पहले होमो, यहाँ पर एक निंदरथल थे, फिर उससे पहले होमो इरेक्टस देखने को मिलेंगे, उससे पहले होमो हैबिलिस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर ऑस्ट्रियोपिथेकस देखने को मिलेंगे। यानी आदमियों के अलग अलग नाम थे। असल में जब इंसान कंप्लीट तरीके से बना था उसे हमने होमो सेपियंस नाम दिया है। इंडिया के अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हो, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस, यानी जो 3 नंबर आदमी आपको देखने को मिल रहा है, उसकी खोपड़ी, उसका कंकाल देखने को मिला था हथनोरा नाम की जगह है, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा के पास है। तो अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि होमो इरेक्टस का जो स्कल है, खोपड़ी, वो कहाँ देखने को मिला था, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के पास में नर्मदा में हथनोरा नाम के जिले में देखने को मिला था। और एक क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ है कि आर्किमिल्ड कैंपबेल कौन है, तो ही वाज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। ये वह व्यक्ति है जिन्होंने कुछ रॉक पेंटिंग को इंडिया के अंदर ढूंढा था, जिसका नाम है आर्किमिल्ड कैंपबेल। ठीक है, ये तस्वीरें जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो भीमबेटका के अंदर गुफा में जाकर खींची गई फोटोएं हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत हुई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल का मतलब क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल का मतलब देखिएगा, ये मिडिल पैलियोलिथिक हमने बता दिया, यहाँ पर फ्लैग टेक्नोलॉजी, अब इसको हिंदी में देखें तो ये फ्लैग टेक्नोलॉजी पे आधारित है। फ्लैग क्या होता है? दो पत्थरों को टकराकर एक नया धारदार उपकरण बनाना का इसका मतलब होता है। और उत्तर पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर होमोसेपियंस की उपस्थिति होती है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, इनामगांव और नेवादा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और डीडवाना राजस्थान में। अगर गुफा की बात करें तो ये वाली गुफा थी वो, इस गुफा के अंदर जाओगे तो ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। और ये फ्लिंट तकनीक पर विकास था। फ्लिंट तकनीक का मतलब यही होगा कि पत्थर को धारदार बनाने की कोशिश की गई है। आई होप आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो अपर पैलियोलिथिक था, जो लगभग टाइम पीरियड 40,000 से 10,000 का था, इसके अंदर इनामगांव नेवादा ये महाराष्ट्र की आपको बता दी, और डीडवाना राजस्थान की बता दी। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, आपको काफी चीज देखने को मिलेगी। देखने को क्या क्या मिल रहा है आपको कि बनास वैली जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ऊपर की साइड में, उसके बाद में सोन वैली पाकिस्तान के जगह जगह देखने को मिल रही है, और इसके बाद में आगे की बात करें तो लोथल गुजरात के अंदर देखने को मिल रहा है। राजकोट भी आपको पता है गुजरात में है, उज्जैन अपने पास महाराष्ट्र में आ जाएगा, आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के आसपास होगा, नेवासा महाराष्ट्र का है, जोरुआ हो गया, चांदोली हो गया, ये चांदोली भी महाराष्ट्र के अंदर आता है। थोड़ा सा देखोगे ईरान जो है वो मध्य प्रदेश की साइड है। इसके अलावा आगे की बात करें तो जैसे पीलकी हाल है, ये कर्नाटका का है, ब्रह्मागिरी कर्नाटका का है। उसके बाद में अत्रि पक्कम जो साइट है वो आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। तो कुछ चीजें ध्यान से देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका आराम से फोटो देख सकते हो और चीजें आराम से पढ़ सकते हो। जैसे कि अलमागिरीपुर की बात करें तो ये यूपी के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीजोलिथिक को ब्रेक करते हैं। देखिए मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं। हमने पैलियोलिथिक जो सबसे पहले आया था इसको हमने ब्रेक कर लिया है, इस पूरे को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा है। अब हम सीधा मीजोलिथिक पढ़ेंगे, इसे ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, और बाद में नियोलिथिक पढ़ने वाले हैं। यानी अभी तक अपन ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में तोड़कर पढ़ लिया। अब आएगा मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मीजोलिथिक की। मीजो का मतलब हो गया मिडल, लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। मीजो को अपन माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। माइक्रोलिथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्मॉल पत्थर का, यहाँ पे धीरे धीरे पत्थर को तोड़ दिया गया था, छोटे पत्थर का यूज होने लग गया था। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो ऑक्यूपेशन है वो अभी भी हंटर्स है, लेकिन हर्डर्स हो गए, चरवाहे बन गए थे।
प्रवाही बनने का मतलब कैटल वगैरह आ चुकी है, कुछ जानवर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि लेट स्टोन एज, यानी जैसे हमने बात की थी अपर पैलियोलिथिक एज, यहां पर ये स्टार्ट होता है। 9000 से 7000 का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, लेकिन एसएससी पूछता है तो 12000 से 10000 आपको बताना है। ये ट्रांजिशन फेज है बिटवीन पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक नियोलिथिक सॉरी। इसका मतलब जैसे हमने बात की थी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के बीच में एक छोटी सी अवस्था आती है, यानी इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज के बीच में ट्रांजिट फेज आता है, यानी छोटा सा फेज जो लगभग आपके सामने 10,000 साल का रहा हुआ है। मतलब 2000 का तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, 9000 से 7000 का मतलब 2000 का रहेगा। इसके बाद क्लाइमेट जो था वो गर्म होने लगा था, इंक्रीज फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब अब वनस्पति तथा जीव जंतुओं का विकास होने लगा था। कुछ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ कौन कौन सी साइट है वो देख लेते हैं। तो लंग हनाज नाम की साइट आपको देखने को मिलेगी, जो कि गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। महसाना नाम की डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश, अभी मैंने बात की थी। चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश की साइट है, जो इलाहाबाद के पास में बेलन वैली में, इलाहाबाद का जैसे अब नाम प्रयागराज रख दिया गया है। इसके बाद में आपको बागोर देखने को मिलेगी। बागोर जो है वो सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन भी देखने को मिलेगा, यानी सबसे पहले पालतू जानवर यहाँ रखने शुरू हो गए थे। और सबसे पहला पालतू जानवर अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो कौन सा था? डॉग था, कुत्ता था। उसके बाद में शंगनकल्लू नाम की साइट है जो कि कर्नाटका के अंदर है। फिर टूटिकोर नाम की साइट है जो कि साउथ तमिलनाडु के अंदर है। और आदमगढ़ नाम की जगह जो कि मध्य प्रदेश में है। और आदमगढ़ के अंदर भी आपको एनिमल डोमेस्टिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद करें कि ट्रिक क्या है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, LAT लात, लात मार दी इसके CBS के, CBSE को हटा दो, CBS लिखो। और किसने मारी ये लात? ये मारी भीम ने। किसने मारी ये लात? भीम ने मारी। तो L का मतलब आप समझ गए होंगे लंघनाज, A का मतलब आदमगढ़ हो गया, T का मतलब तूतीकोर्न हो गया, C का मतलब चौपानी मांडो हो गया, B का मतलब बागोर हो गया, S का मतलब शंगनकल्लू हो गया, और भीम का मतलब भीमबेटका हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल की जैसे हमने बात की कि यह संक्रमणकालीन या ट्रांजिट फेज रहा हुआ है। गर्म जलवायु के कारण वनस्पति फ्लोरा एंड जीव फ्यूना की वृद्धि होती है। लंघनाज, भीमबेटका, चौपानी मांडो, बिरहानपुर, ये पश्चिम बंगाल का, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बिरहानपुर नाम की जगह। बागोर राजस्थान में, संगनकल्लू कर्नाटक में, तूतीकोर दक्षिण तमिलनाडु में। माइक्रोलिथ मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक बोलते हैं क्योंकि छोटे पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग हुआ है। और दो साइट, एक तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक बागोर जो कि राजस्थान में है। ये दोनों वो साइट हैं जहां पे सबसे पहले पालतू जानवर को रखना शुरू हुआ था। और यहाँ के जो लोग थे वो शिकारी और समुदाय में रहा करते थे। अगले की बात करते हैं, नियोलिथिक की बात करते हैं। नियो का मतलब हो गया न्यू, और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। यहाँ पर पोलिश्ड स्टोन देखने को मिलेगा, यानी जो पत्थर थे ना, उन पत्थरों पे पहले तो बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे में ब्रेक किया तो मेसोलिथिक आया। नियोलिथिक नव पाषाण काल में क्या होगा, इसको एकदम पॉलिश करके रखते थे, एकदम चिकना करके रखते थे, ताकि आराम से आसानी से जब ये यूज करें तो किसी भी वस्तु को आराम से ये काट पाए, एकदम पॉलिश्ड वेयर की तरह। जैसे हमने नॉर्मली बात किया, बहुत सारी चीजें अपने आसपास हैं। अगर हम हमारा दरवाजे की बात करें तो एक फिनिशिंग के बाद में जब ये लग जाता है तो अपन इसके पॉलिश करते हैं ताकि थोड़ा सुंदर दिखे और अच्छी इसकी चीजें देखने को मिले। तो यही चीज वो स्टोन के अंदर क्या करते थे। वहां के जो लोग हैं, नियोलिथिक की बात कर रहे हैं, लगभग टाइम पीरियड आपको बताया था 7000 से 1000 का टाइम पीरियड है। अब ये लोग एग्रीकल्चर भी करने लगे हैं, यानी फूड को प्रोड्यूस करने लगे। अब आप खुद बताइए कि जब फूड को प्रोड्यूस करेंगे तो उनको रखने के लिए जैसे मान लीजिए उसने बाजरी के, चने के, गेहूं के, किसी भी चीज के 2-3 दाने उगाए, 2-3 दाने तो बहुत ज्यादा ये चीज प्रोड्यूस कर देंगे। तो यानी कहने की बात है उनके पास एक्सेसिव अमाउंट के अंदर एक चीजें आ चुकी हैं। तो अब इकट्ठा करने के लिए वो पोट्री रखेंगे, और पोट्री जो रखेंगे वो किस रंग की होगी? ब्लैक एंड रेड पोट्री देखने को मिलेगी। और ये कोड इम्प्रेस्ड पोट्री है। कोड इम्प्रेस्ड का मतलब क्या होगा? ये देखिए डिजाइन आपको देखने को मिल रही है, ये देखने को मिलेगी। जैसे आप ब्यूटी पार्लर के अंदर गर्ल्स या बॉयज हैं, वो आईब्रो करवाने जाते हैं, तो वो धागे से क्या करता है, उस टाइप की इन्होंने इसके साथ में अच्छे से इसको कोड इम्प्रेस करने की कोशिश की है। आर्ट की बात करें तो आर्ट हमने पढ़ा था, भीमबेटका आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका ये आएगा रॉक पेंटिंग ऑफ ह्यूमंस, बर्ड्स और एनिमल्स। और नियोलिथिक के जो लोग हैं वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी रन किया करते थे, क्योंकि खुद की प्रॉपर्टी होगी वहां पे, अच्छे से ये फूड को प्रोड्यूस कर पाएंगे। हिंदी की बात करें तो ये खाद्य उत्पादक लोग थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेहरगढ़ नाम की जो जगह है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, सबसे पहले गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य और कपास के साक्ष्य देखने को मिलेंगे।
और घरों के भी साक्ष्य सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेंगे। नवपाषाण का मतलब क्या हो गया, नए पत्थर। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया, अब पहले तो इंडिया पूरा ही तो हुआ करता था, पाकिस्तान भी अपने पास में था, अफगानिस्तान भी था। तो मेहरगढ़ नाम की जो जगह है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होगा, पूरे इंडिया की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान नाम की जगह थी, जहां पे सबसे पहले खेती के एविडेंस आपको देखने को मिले हैं। जहां पर दूसरी बात करें, कश्मीर घाटी के अंदर दो साइट अपने को पढ़ने, एक का नाम तो है बुर्ज होम और दूसरे का नाम है गुफकराल। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। बुर्ज होम की बात करें तो झील के किनारे गड्ढे में निवास करते थे, जिसे पिट्स बोलते हैं हम। श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में देखने को मिलेगी ये साइट, और इंसान के साथ पालतू कुत्तों का दफन भी इस साइट के अंदर देखने को मिलेगा। यानी इंसान, पता है आपको, सबसे पहले पालतू कुत्ते को ही रखा गया था। जब वो मर जाता था उसको भी दफना दिया जाता था कुत्ते को साथ में, ताकि उन्हें लगता था कि आगे जाकर जब दूसरे जीवन में ये जाएंगे तो इनको अपने साथ में आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कुत्ते को भी साथ में दफना दिया करते थे। फिर आता है गुफराल। गुफराल होता है कुम्हारों की गुफा, या श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगी। और कृषि और पशुपालन यहाँ के लोग क्या करते थे, सॉरी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है वो बहुत अच्छी वाली ये है कि यहाँ के जो लोग टूल्स यूज लेते थे, यानी पत्थरों का इस्तेमाल टूल्स में कम करते थे, ज्यादा ये हड्डियों से बने उपकरण यूज करते थे। और हड्डियों से बनने वाले उपकरण का यूज एक दूसरी साइट भी भारत के अंदर क्या करती थी, वो थी बिहार। और बिहार के अंदर उस साइट का नाम है चिरांद। ये चिरांद नाम की जगह भी है, वहां के लोग भी हड्डियों के उपकरण यूज किया करते थे। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो देखो ध्यान से, आपको मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम से जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक के अंदर मेहरगढ़ आपको दिख रहा है पाकिस्तान के अंदर, फिर बुर्जा होम है जो कश्मीर के अंदर हमने बताया, उसके बाद में चिरांद है वो बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। टोल्डी हवा नाम की जगह ये यूपी के अंदर देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद में पय्यमपल्ली हो गया, ये सब कुछ तमिलनाडु वाली एरिया के अंदर देखने को मिलेगा। लू नाम की जगह कर्नाटका के अंदर है। चलिए, दाऊजी हेडिंग जो है वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको, दाऊजी हेडिंग आसाम के अंदर देखने को मिलेगी। तो साइट के अंदर बढ़ते हैं, सबसे पहले तो मेहरगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान के अंदर है, ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर। और यहाँ पर एविडेंस ऑफ हाउसेस, क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, कॉटन देखने को मिलेगा। उसके बाद कश्मीर वैली के अंदर दो साइटें पड़ेंगे, एक तो बुर्जा होम, एक पड़ेंगे गुफराल। बुर्जा होम 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर है। डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स, स्केल्टन देखने को मिले थे। मीनिंग बुर्जा होम को प्लेस ऑफ ब्रिड्स भी बोलते हैं, ब्रिज का स्थान भी बोलते हैं। पीपल्स लिव्ड ऑन ए लेक साइड इन पिट्स में रहा करते थे। ये तीन बिंदु आपको पहले हिंदी में भी बता दिए हैं। गुफराल की बात करेंगे तो यहाँ पर इसे केव ऑफ पोर्टर्स यानी कुमारों की गुफा भी बोला जाता है, जो 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट है श्रीनगर के। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेगा। बिहार की बात करें तो चिरांद नाम की जगह, वहां पर बोन टूल्स देखने को मिलेगा। और इन दोनों को मिलाकर भी आपको बोन की टूल देखने को मिलेगी। इसके बाद कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में संगनकल्लू साइट याद रखनी है, ब्रह्मागिरी साइट रखनी है, मास्की याद रखना है, पीकली हाल याद रखना है और हेल्लूर याद रखना है। और हेल्लूर के अंदर सबसे पहले मिलेट का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, यानी बाजरे की खेती जो वो हेल्लूर नाम की जगह पे हुई थी। रिसेंट एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। याद, कर्नाटक को याद रखने का तरीका क्या है, कर्नाटक की साइट याद रखने का तरीका ऐसे समझ लो कि कल्लू जो था, काल्लू जो था, कल्लू नाम का एक व्यक्ति था, वो ब्राह्मण बनने की कोशिश करता है। वो कैसे बनेगा, कोशिश करने का मतलब ये छुप के बनेगा, तो मास्क लगाएगा और एक जो होती है ना पीकली हाल, मतलब जो होती है ना सिटी जो होती है पीपली जिसे बोलते हैं अपन, वो बजाते हुए हिलता हुआ जा रहा है। दोबारा सुनिए क्या बोला ट्रिक के अंदर, ये कल्लू नाम का व्यक्ति है जो ब्रह्मा यानी ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा है, मास्क लगाकर पीपली बजाता हुआ हिलता हुआ जा रहा है, मतलब नाटक कर रहा है। तो कर्नाटक अपने को याद हो जाएगा। यूपी की आपको साइट याद रखनी है कोल्डीवा, जो कि इलाहाबाद के अंदर यानी अभी प्रयागराज के अंदर है, जहां पर राइस के कल्टीवेशन देखने को मिले हैं। तो एग्जाम में अगर राइस का कल्टीवेशन आता है कि सबसे पहले जो, अगर हम बात करेंगे चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यूपी के अंदर कोल्डी हवा नाम की जगह पे मिले हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात करें, आंध्र प्रदेश में एक तो अराउंड ये भीमा कृष्णा तुंगभद्रा जो रिवर है, जहाँ पे तीनों आपस में एक तरीके से इनके बीच के जो एरियाज है वहां पर लोग देखने को मिले थे। इसमें एक साइट का नाम है बूढ़ी हाल। इसको याद रखने का सही तरीका यह है कि जैसे आदमी अपनी उम्र के साथ बढ़ता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तो उसकी जो आई साइट है, जिनकी आंखों की नजर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, अंधे होने की तरफ चलता है। यानी बूढ़ी हाल का मतलब आंध्र प्रदेश में। उतनूर है, ये एक अर्लीस्ट साइट आंध्र प्रदेश की। अभी देखिए उतनूर नाम की जो जगह है वो तेलंगाना में आना चालू हो गई है, क्योंकि 2014 के अंदर 2 जून को हमने एक नया स्टेट बनाया था तेलंगाना।
जो आंध्रा से टूट के ही बना था, तो पहले वो आंध्रा का ही पार्ट था, अब ये तेलंगाना में आता है। तो पेपर के अंदर आता है तो आपको आंध्रा ही करना है उसको क्लिक। उसके बाद नागार्जुनिकोंडा की बात करें तो नागार्जुनिकोंडा भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब तमिलनाडु की जैसे साइड पढ़ते हैं तो पय्यमपल्ली, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे नीचे देखिए यहाँ पर आपको पय्यमपल्ली देखने को मिलेगा, और कावेरी वाली जो साइड है वहां पर। बेलन वैली हमने यूपी के अंदर पढ़ी थी, कोरडीवा और महागरा, ये याद रखना है आपको। महागरा बोल और एक दूसरी साइट और है जिसका नाम है महादहा, ये दोनों जो साइटें हैं ये आपको यूपी के अंदर देखने को मिलती है। गारो खासी जयंती आपको पता है, जैसे कि खासी हिल के अंदर चेरापूंजी आता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, मानिसराम वगैरह के अंदर। मेघालय के अंदर गारो हिल्स में देखने को मिला था क्या, न्यूरेथिक साइट। दाउजी हेडिंग जो कि आसाम के अंदर है, यहाँ पर जेडिएट स्टोन देखने को मिलता है। ये पत्थर का एक प्रकार है जिसका नाम है जेडिएट, और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का ये देखने को मिलेगा। और कैटल हुक नाम की एक जगह है जहां पर टर्की के अंदर सबसे पहले प्रोटो सिटी देखने को मिली थी, यानी सिटी देखने को मिल गई थी कैटल हुक नाम की जगह पे, जो टर्की के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यही चीज आपको हिंदी के अंदर लिखी हुई है कि कर्नाटका के अंदर संगन कल्लू, ब्रह्मागिरी, मास्की, पीकलियाल, हेलूर बाजरा की खेती यहाँ सबसे पहले देखने को मिलेगी। कैटल हुई तुर्की के अंदर है जो कि नव पाषाण कालीन शहर देखने को मिलेगा। यूपी में इलाहाबाद चावल की खेती कोल्डीवा देखने को मिला था। आंध्रा में बूढ़ी हाल हो गया। तमिलनाडु के अंदर पय्यम पिल्ली हो गया, वेलन घाटी, कोल्डीवा, महागरा हो गया, 7000 बीसी सबसे पहले की बात कर रहे हैं। मेघालय में गारो पहाड़ी हो गया। असम के अंदर दाउजी हेडिंग हो गया, जेडेट स्टोन जैसे हरे ये देखो दिख रहा है आपको, इस टाइप के पत्थर देखने को मिलते हैं। और मिट्टी के बर्तन जैसे पोटरी बोलते हैं, लाल और काले रंग के। कला की बात करें तो भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ के अंदर देखने को मिलेगा। चट्टानों में चित्रकला देखने को मिली थी। और नव पाषाण के लोग संपत्ति भी धारण करते थे, प्रॉपर्टी को भी ओन करते थे। और मानव के द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु का नाम बाद में क्या पड़ा था, कॉपर पड़ा था, तांबा पड़ा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपने ह्यूमंस ने कॉपर सबसे पहले ढूंढा तो अब स्टार्ट क्या हो जाएगा, कॉपर एज स्टार्ट हो जाएगा या चैल्कोलिथिक एज स्टार्ट हो जाएगा। कॉपर की माइंस आपको मैंने दो जगह बताई थी, एक तो खेतड़ी के अंदर बताई थी जो कि राजस्थान में है, और एक मलज खंड नाम की जगह है जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और चैल्कोलिथिक का जो टाइम पीरियड 3500 से लेके 1000 तक। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अगर मैं थोड़ा ध्यान से बताऊं तो आपको पता है 7000 से लेकर 1000 तक के टाइम के बीच में क्या चल रहा था, ये चल रहा था आपका न्यूलिथिक एज। अब ऐसे तो है नहीं कि न्यूलिथिक एज खत्म होगा, ये पूरा युग खत्म होगा उसके बाद अचानक तांबा चालू हुआ और तांबे का शुरू हो गया। एक जगह तांबा बनना निकलना शुरू हो गया था, जैसे पहले राजस्थान और मलजखंड में आ गया था, तो इसके समांतर इसके पैरेलल दूसरा युग भी, दूसरा एज भी स्टार्ट हो गया जिसे अपन ने चैल्कोलिथिक बोला है। इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 3500 से लेके 1000 तक का। और यहाँ के जो लोग हैं वो रूरल कम्युनिटी में रहते थे। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो वहां पर शहरीकरण हो गया था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो कॉपर एज के लोग हैं, चैल्कोलिथिक जो एज के लोग हैं, वो अभी रूरल कम्युनिटी में रहते थे, मतलब अभी भी गांव वगैरह में रहा करते थे। साइट की बात कर लेते हैं, ये चैल्कोलिथिक देखने को कहाँ कहाँ मिला है, तो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में जहां पर आहार और गिलुंड कल्चर देखने को मिलता है, और ये बनास वैली के आसपास है। आहार सॉरी आहार और गिलुंड कल्चर, जैसे कि गणेश्वर आपने पढ़ा होगा, ये राजस्थान का कल्चर है, और यहाँ के जो कॉपर वगैरह के टूल बनाए जाते थे, गणेश्वर जो भी आपको कल्चर देखने को मिला राजस्थान में। ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो चिरांद जो कि गंगा के किनारे है, बुर्डवान जो मिडनापोरे जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर मालवा का जो इलाका था जो नर्मदा के आसपास है, कायथा जो कल्चर है वो काली सिंध के पास में था, और ईरान आपको याद रखना है ये बेतवा और बीना रिवर के बीच में है। बेतवा एंड बीना रिवर जहां आपस में मिलती है वहां पर आपको ईरान नाम की जगह देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की आपको तीन याद रखनी है, जिसके अंदर एक तो मालवा है जो नर्मदा के किनारे है, कायथा काली सिंध के किनारे है, और ईरान वाला। और राजस्थान के अंदर आपको आहार और गिलुंड कल्चर याद रखना है। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो चिरांद जो कि बिहार के अंदर है, और बुडवान और मिडनापोरे जो कि वेस्ट बंगाल में है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जोरवे सबसे पहले ढूंढा गया था। मतलब आपको ये समझिए कि ये देखिए, मैं इसको पिक्चर से क्लियर करूंगा आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए जोरवे कल्चर इतना बड़ा है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये देखिए जोरवे इतना बड़ा है, इसके अंदर छोटी छोटी जगह देखने को मिलेगी। अब वो छोटी छोटी जैसे कायथा और मालवा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। गणेश्वर जोधपुरा कल्चर आपको पता है राजस्थान में है, आहार कल्चर भी राजस्थान में है। ये जोरवे कल्चर के अंदर छोटी छोटी जगह थी। पहले हिंदी वालों को कंफर्म कर देते हैं फिर आगे चलते हैं।
ग्रामीण समुदाय देखने को मिलेगा। बनास घाटी के अंदर अहर या आहार कल्चर और गिलोंड देखने को मिलेगा। खेतड़ी की खान राजस्थान में, मलजखंड मध्य प्रदेश में, और सावलदा नाम की जगह है वो भी आपको ताप्ती नदी यानी महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद पूर्वी भारत के अंदर चिरांद गंगा नदी वर्धमान जिला, मिदनापुर जिला वेस्ट बंगाल में है। मध्य प्रदेश की साइट है मालवा जो कि आपको नर्मदा के किनारे, कायथा काली सिंध, और ईरान जो है वो बेतवा और बीना रिवर के किनारे देखने को मिलेगी। बेतवा तथा बीना रिवर के किनारे देखने को मिलेगी। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जोरवे संस्कृति, नेवासा, दायमाबाद, चंदोली, इनामगांव, नासिक, नावदा टोली। ये नावदा टोली आपको अलग से याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में आती है। ये मध्य प्रदेश नाम की जगह, वहां पर नावदा टोली देखने को मिलेगी, तो गोदावरी की सहायक नदी परवरा के आसपास। ठीक है। चांदोली भी आपको याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चांदोली नाम की जगह कैलकुलेथिक में कौन से स्टेट में देखने को मिली थी, महाराष्ट्र के अंदर। जैसे कि जोरवे मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा कल्चर है, उसके अंदर छोटी छोटी जगह देखने को मिलती है। उसमें पहला नेवासा है, दाइमाबाद है जो कि सबसे बड़ी साइट वहां पे देखने को मिलेगी, चांदोली है, इनामगांव है, नासिक है, नावदा टोली। और नावदा टोली नर्मदा के आसपास है। यहाँ पर नावदा टोली को गोदावरी के पास नहीं करना है, यहाँ पर आपको नर्मदा के पास करना है। और नर्मदा आपको पता है कहाँ देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। बरियल हैबिट्स की बात कर लेते हैं, ये लोग किस टाइप से दफनाते थे, तो ये अर्न बरियल करते थे। अर्न बरियल का मतलब आप समझ गए कि एक छोटा सा पोटरी टाइप का ले लिया और उसके अंदर उसने दफना दिया, कलश टाइप का। जहां पर ये आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के बर्तन जो कि लाल और काले कलर के अंदर है। डिड नॉट नो अबाउट हॉर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ना तो घोड़ों के बारे में जानते थे और ना ही गाय सॉरी बर्न्ट ब्रिक के बारे में जानते थे, यानी ना तो जली हुई ईंटों, अगर वो जली हुई ईंटों के बारे में जानने लगेंगे तो घर बनाने चालू कर देंगे, और जब घर बनाने चालू हो जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी। यहां तक के जो लोग हैं वो ना तो घोड़े के बारे में जानते हैं और ना ही जली हुई ईंटों के बारे में जानते हैं। पोट्री आपको बता दिया ब्लैक एंड रेड वेयर हो गई। कैल्कोलिथिक में आपको याद रखना है कॉपर एज के अंदर ओरछे कलर की पोट्री भी देखने को मिलेगी। ओरछे का मतलब हो गया मटमेले कलर की जो पोट्री है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको नियोलिथिक तक पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे कि हमें ब्लैक एंड रेड की देखने को मिली है पोट्री। और अगर आपको ये बोला जाए कि ताम्र युग के अंदर कैल्कोलिथिक के अंदर बताइए पोट्री कैसी थी, तो ब्लैक एंड रेड तो आ चुकी थी, लेकिन ओरछे कलर की भी आ चुकी थी, मटमेले कलर की भी आ गई थी। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे दाइमाबाद सबसे बड़ी साइट है, गणेश और राजस्थान के अंदर है, कलश में अस्थियां रखी जाती थी, पकी हुई ईंटें और घोड़ों से अनजान थे, बर्तन काली और लाल तो हो चुका था, अब गैरवा कलर भी हो गया था, मटमेला यानी गैरवा टाइप का कलर भी हो गया था। चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो जो इंडिया शब्द है वो सिंधु से बना है, और जहां पे संस्कृत में सिंधु मतलब इंडस का मतलब संस्कृत में बात करें तो सिंधु है। इसके बाद में मेगालिथिक या कब्र या स्मारक, जैसे आज के दिन अगर आपने अपने आसपास देखा होगा मरने के बाद में एक छतरी बनाई जाती है उसके ऊपर ताकि उसकी याद रहे। उस टाइम पे जो लोग थे वो दफनाने के बाद में बड़े बड़े पत्थर जो है उसके ऊपर रख दिया करते थे ताकि पता रहे यहाँ पर, तो इसे हम मेगालिथिक बोलते हैं। कब्र या स्मारक के पत्थर के टुकड़े कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित किए जाते थे, जिनको क्या बोलते थे हम, कैरियन सर्कल बोलते थे। हम इनका जो नाम देते थे वो कैरियन सर्कल दिया करते थे। मेगालिथ खड़ा करने की जो प्रथा है, मतलब इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर जो खड़े किए जाते थे वो लगभग 3000 वर्ष का, ये एमसीक्यू पेपर के अंदर रिसेंट पूछा हुआ है, आप आराम से इसे याद कीजिएगा, 3000 साल पहले ये शुरू हुआ है। सेल्ट क्या है, तो सेल्ट नवपाषाण काल का एक औजार है, ये पूछा गया था इन नियोलिथिक एज व्हाट इज सेल्ट, तो पता है नियोलिथिक की बात करें, पत्थर युग की बात करें, नवपाषाण कुल के युग की बात करें तो वहां पर कोई औजार का ही नाम होगा सेल्ट। उसके बाद होमो इरेक्टस की जो खोपड़ी है वो भारतीय स्थल में कहां पाई गई थी, हथनोरा नाम की जगह मध्य प्रदेश में पाई गई थी, नर्मदा के आसपास। चलिए उम्मीद करते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है और रिसेंट एग्जाम में पूछे गए। पैलियोलिथिक एज इन इंडिया हैज हाउ मेनी फेजेस, आपको पता है पैलियोलिथिक जो एज है वो कितने भागों में विभाजित की थी, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर पैलियोलिथिक, तीन भागों में विभाजित की थी। तो इसका जो आंसर राइट है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड ओस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया, कौन से टाइम पीरियड के ऊपर इनाम गांव, जैसे आपको पता था ना पाटने महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला था, ये लोअर पैलियोलिथिक की बात थी तो पैलियोलिथिक आ जाएगा। अगर एग्जाम थोड़ा और डेप्थ में पूछे तो लोअर पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल की बात कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा कि इज द पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजी इंपोर्टेंस इन इंडिया, तो हुसंगई नाम की जो जगह है वो पैलियोलिथिक साइट है, हमने बोला था ना, शब्द नहीं है पीपी, वहां पर एच का मतलब था हुसंगई।
चौथा जो क्वेश्चन है वो है द ड्यूरेशन ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। अब ये देखिए बताया था ना आपको कि एसएससी के लिए 12,000 से 10,000 रखा गया है, तो आप इसको आराम से तवज्जो से याद करना है। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है माइक्रोलिथ का मतलब क्या है। तो माइक्रोलिथ वर यूज्ड अर्ली ह्यूमंस, तो स्टोन टूल्स का यूज करते थे। माइक्रोलिथ की बात कर दो, मेसोलिथिक की बात कर दो, एक ही बात है, पत्थर का इस्तेमाल हुआ करता था। तो ये पांचों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। छठे की बात करें, इज ऑल्सो एज ए न्यू स्टोन एज। तो आपको पता है न्यूलिथिक को बोलते हैं, न्यू स्टोन एज का मतलब क्या था, न्यू स्टोन एज, इसका मतलब न्यूलिथिक की बात। विच न्यूलिथिक साइट एविडेंस ऑफ ट्रफ रेसिडेंस की देखने को, जो पिट्स वाला जब देखने को मिला है तो आपको बुर्जा होम के अंदर देखने को मिला था। ये सेल्ट जो है वो न्यूलिथिक के अंदर किसका काम कर रहा था, एक टूल का काम कर रहा था। रिसेंट हमने अभी पढ़ा है कि सेल्ट नवपाषाण काल का एक औजार था। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो पता है जब वो खेती करने लगा था वो न्यूलिथिक नवपाषाण काल की बात थी, तो इसका आंसर न्यूलिथिक एज आएगा। और अगला क्वेश्चन है, पोट्री वाज फर्स्ट ट्रेसेबल ऑफ पीरियड ऑफ एंशिएंट। तो बताओ पोट्री सबसे पहले कब आएगी, जब खेती होगी, और खेती कब हुई थी, न्यूलिथिक में हुई थी। तो इसका जो भी आंसर क्या हो जाएगा, न्यूलिथिक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पर्सन पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन विच पीरियड कैटल हुई वाज मोस्ट फेमस साइट। तो कैटल हुई को आपको बताया था प्रोटो सिटी थी, टर्की के अंदर देखने को मिली थी, किसके अंदर देखने को मिलेगी, नियोलिथिक के अंदर। उसके बाद पीकलिहार एंड उतनूर आर इंपॉर्टेंट साइट। तो आपको पता है पीकलिहार उतनूर जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि कर्नाटक नाटक करता हुआ चल रहा था, ब्रह्मा बनने की कोशिश की, कल्लू ने, और मास्क लगाकर पीकलिहार हेलो करता हुआ चला गया। तो ये साइट कहां देखने को मिलेगी, नियोलिथिक के अंदर देखने को मिलेगी। मैंने आपको लोअर वाली बताई थी शब्द नहीं है पीपी, मिडल वाली बताई थी लात सीबीएस भीम वाली, और तीसरी जो थी जिसकी अपन ने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, इसको याद किया था, तो यहां से पर्सन आया है। अगला, इन विच स्टेट द प्री हिस्टोरिक साइट नेम्ड कोल्डिवा। तो कोल्डिवा आपको बताया जहां पर राइस के यानी चावल के साक्ष्य देखने को मिले थे, बेलन वैली में, यूपी की बात कर रहा है। अगला चौथा क्वेश्चन है, इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथिक बिगेन। तो कितने साल पहले हुआ था, तो आपको बताया था 3000 साल पहले की बात है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज। तो जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, ओल्ड स्टोन एज से हुआ है। ये हमने पढ़ा था, उसके बाद ही तो इंसान का पढ़ रहे हैं, तो ओल्ड स्टोन एज से चालू होगा। छठे की बात करें, इन विच स्टेट द भीमबेटका केव्स विच इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। हमने बात की थी भीमबेटका को ढूंढा वीएस वांकड़कर ने था, 1957 में ढूंढा था, मध्य प्रदेश के भोपाल नाम की जगह पे देखने को मिला था। अगला है द मैन चीफ ऑफ सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस। तो आर्यंस जो हुआ करते थे उनके मैन चीफ जो थे सोशल यूनिट को क्या बोलते थे, जन बोलते थे। वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब है जन। नेक्स्ट जब क्लास आएगी अपन जब वैदिक एज वगैरह पढ़ेंगे, आर्यंस का इन्विजन होगा, तब हम इसे आराम से पढ़ेंगे। अगला है, विच प्री हिस्टोरिक साइट प्रोवाइड्स आर्कियोलॉजी एविडेंस ऑफ कैटल रियरिंग फ्रॉम द हूफ मार्क्स ऑफ क्ले सर्फेसेस। तो कैटल रियरिंग महागरा देखने को मिलेगी, और महागरा यूपी की साइट है, ये भी आपको मैंने बताया था। तो कैटल रियरिंग आपको पूछ ले, मवेशी अगर रखने की बात करेगा तो कहां देखने को मिलेगी, महागरा के अंदर। 9th क्वेश्चन है, द वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मनुस्क्रिप्ट्स कहां से डिराइव है, कौन सी लैंग्वेज से हुआ है। तो लैटिन जो लैंग्वेज है वहां से मैन्यूस्क्रिप्ट का यूज हुआ है। अगला है, द मेसोपोटामियन रोड्स ऑन टेबल्स मेड ऑफ। तो जो मेसोपोटामिया की अलग अलग जगह थी, वैसे तो ये इंडस का पार्ट है, लेकिन चलो कर लेते हैं इसको भी, कि मेसोपोटामिया जो था वो कौन से टेबल पे लिखा हुआ था, तो ये क्ले यानी मिट्टी की टेबल से लिखा हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चनों की तरफ, कि इन एज ए फेमस फोजाइल साइट इन इंडिया वेयर द फुल फ्लेश्ड स्केलेटन ऑफ डायनासोर वाज फाउंड। ये आपको याद रखना है, डायनासोर आपको कहां देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि अभी डायनासोर गायब हो चुके हैं, तो पहले हुआ करते थे, तो वधम नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहां देखने को मिलेंगे। महान होते थे साइज के अंदर, तो याद रखने को क्या रखोगे, वधम नाम की जगह महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि महान हुआ करते थे। अगला है, पिट हाउसिंग डग इनटू ग्राउंड विच स्टेप्स लीडिंग इनटू द वेयर फाउंड एट। तो ये बताया था आपको, पिट्स के अंदर बुर्जा होम के अंदर रहा करते थे, तो इसको तो आराम से आपको याद हो गया होगा। भीमबेटका क्या है, तो ये प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स है, यहाँ पर रॉक यानी कि यहाँ पर गुफाएं हैं जिसके अंदर पेंटिंग वगैरह क्या रखी है। अगला है, द ईरानियन रूलर जिसका नाम था डेरियस प्रिटेंडेड इनटू यानी पेनिट्रेटेड करता है यानी घुसता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तब के टाइम की बात है, इंडस और सिंध के आसपास की, पंजाब के अंदर जब एनेक्स करता है 516 बीसी की लगभग की बात है। वैसे हमने 1000 तक की बात की है, अब हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जाएंगे तो 1700 तक की फिर वैदिक एज पढ़ेंगे, वहां पढ़ने वाले, लेकिन एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपन इसे कर सकते हैं इजीली। डायरियस जो है वो 516 बीसी के अंदर आता है। ये रिसेंट एसएससी के क्वेश्चन है जो मैं आपको भी करवा रहा हूँ।
उसके बाद विच साइट इज एन एविडेंस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट, तो मिलेट आपको बताया था हेलूर नाम की जगह है कर्नाटका के अंदर, वहां देखने को मिला था। अगला आता है आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया इज आर्कियोलॉजी रिप्रेजेंटेड बाय असेंबली दैट मेनली कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर पोट्री, तो किस टाइप की पोट्री आयरन एज के अंदर। तो देखिए जब वैदिक एज आता है, वैदिक युग आता है, तब हम बात करते हैं पोट्री कौन कौन सी। तब तक बताइए नियोलिथिक की बात करेंगे, नवपाषाण काल की, तब ब्लैक एंड रेड आ चुकी थी। उसके बाद कैल्कोलिथिक यानी ताम्र युग आया था, तब तक और 6 कलर भी आ चुका था। उसके बाद में ये पेंटेड ग्रे वेयर भी आ जाएगा, जब इंडस वैली पढ़ेंगे फिर नॉर्दर्न ब्लैक भी आ जाएगा। ये अगली क्लासेस के क्वेश्चन है जो यहाँ पर डाल दिए गए हैं, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। टीसीएस जो एग्जाम करवाते हैं एसएससी वाला, उसका ये पूछा हुआ प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आपकी आज की क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी एमसीक्यू क्लासेस जो है वो अगर आप कंसेप्ट क्लास अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर एक अपन एमसीक्यूज की क्लास करेंगे जो रिसेंट के अंदर 3-4 साल के अंदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं उनसे जो जो प्रश्न पूछे हुए हैं स्टोन एज से, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि देखिए इस टाइप से अगर हम पढ़ेंगे तो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।